Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your CUET educator for general test. जैसे कि आप पीछे पढ़ पा रहे हैं, वैदिक लिटरेचर के MCQs आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैदिक लिटरेचर के ऊपर हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है, राइट? अभी आपको मालूम है जब हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं CUET में तो ये कंपलसरी सेक्शन है। ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो आप चुन सकते हैं, लैंग्वेजेस आप चुन सकते हैं। जनरल टेस्ट सबको देना है, सबके लिए अनिवार्य है, राइट? अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाती है। जनरल टेस्ट में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है, जीके भी आ जाता है, जीके में बहुत सारा पार्ट आ जाता है। तो अभी हमने जो शुरुआत की है वो हमने इंडियन हिस्ट्री से की है, ठीक है? अब इंडियन हिस्ट्री में भी कायदे से अगर आप देखते हैं तो एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया या कंटेम्प्रेरी इंडिया इस तरह से चलता है, ठीक है? अब इसमें हो क्या रहा है कि आइडियली तो हमें प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्ट्री वैसे स्टार्ट करना था, लेकिन उसमें एक और जो पार्ट था वैदिक लिटरेचर वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था। ऐसा पार्ट था जो थोड़े जल्दी ख़त्म हो जाएगा, अदरवाइज हड़प्पन सिविलाइजेशन और अपन जिसको बोलते हैं ना, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपन लग गए तो थोड़ा सा लंबा पार्ट हो सकता है। तो इसको जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज़ कि हमने वैदिक लिटरेचर कंप्लीट कर लिया है। वैदिक लिटरेचर के साथ अपन अब क्या करेंगे, वैदिक पीरियड को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वैदिक पीरियड डिस्कस कर लेंगे तो एक जो हमारा कम से कम कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब वैदिक लिटरेचर में जिसमें हमने पूरे वेदों के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसमें हमने आर्यनिक्स के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बारे में पढ़ा, तो वो हमारा पार्ट एक बार क्लियर हो गया है। तो आज हम करने वाले हैं उसके 50 MCQs, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 50 MCQs। अब MCQs क्या, आपको मालूम है कि CUT का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, मतलब सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। MCQs मतलब अपन डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, ठीक है? अब हमने जितना पढ़ा है आपको ये समझना होगा कि पूरा अगर जो कंसेप्ट है वो हम इतनी जल्दी, हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं है, जुलाई सेकंड वीक में एग्जाम होने वाला है ना, तो अपन सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू गो फॉर स्मार्ट लर्निंग। हमारी जो टेक्निक है हमें स्मार्ट लर्निंग लेके चलनी पड़ेगी। अब इसमें भी अगर अपन एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो एंशिएंट इंडिया अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, हिस्ट्री में अगर बात करते हैं तो एंशिएंट इंडिया इतना बड़ा टॉपिक है जो कि सिर्फ एक पार्ट है हिस्ट्री का। उसमें भी अगर अपन वेदों की बात करते हैं, मात्र अगर वेदों का भी पार्ट अपन करते हैं तो वी आर डिस्कसिंग फ्यू सेंचुरीज, हम शताब्दियों की बात कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर हम 200, 300, 400, 500 वर्ष की बात कर रहे हैं तो वो हम 2 घंटे के लेक्चर में सब कुछ तो अक्यूमुलेट नहीं कर सकते, राइट? सो वी ओनली हैव टू फोकस ऑन थिंग्स जो हमें लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे कोई वेदों के ज्ञाता बनने तो आए नहीं है ना? हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है। जो चीज़ें मिस हो गई होंगी, मैंने MCQs इस तरह से बनाए हैं कि जो चीज़ें अगर हमसे जो पढ़ने में कोई टॉपिक अगर मिस हो गया है तो वो हम MCQs के थ्रू कंप्लीट कर लें। अब आपको मालूम है नेगेटिव मार्किंग है तो इस वजह से ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा कम से कम जो क्वेश्चन का पार्ट है वो कंप्लीट रहे, ठीक है? यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स आपको मालूम है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई पैकेज नहीं लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम जिसको बोलते हैं कि आप इसको फॉर ग्रांटेड लें या हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो हम नहीं करेंगे। हम पढ़ाई पूरी फोकस होकर करेंगे और ताकि हमारा जो एग्जाम है हम उसको अच्छे से क्रैक कर सकें, ठीक है? सो द फोकस इज वैदिक लिटरेचर पे। नाउ वी आर डीलिंग विद द MCQs। जो टॉपिक हम कर चुके हैं, जो हमने बहुत डिटेल में बात की है, उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बाकी हम धीरे धीरे साथ में जैसे चलते जाएंगे हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है? नाउ लेट्स बिगिन विद द फैक्ट व्हिच वाज द वैदिक लिटरेचर वेयर द वर्ण सिस्टम वाज डिस्कस्ड। ये हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था, इस पर हमने काफ़ी सारा डिस्कशन इसलिए किया था कि जब हमने वेदों की बात की थी, वी नो कि हमने ऋग्वेद की बात की थी जो सबसे पहला वेद था। उसके बाद हमने त्रय की बात की थी। त्रय में क्या आ जाते हैं, जो बाकी आ जाते हैं, जिसमें आपका यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आ गया, ठीक है? इसकी बात हुई। अब जब ये बात हो रही थी तब मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि ऋग्वेद में कितने 100, ऋग्वेद में 1028 जो थे उसकी ऋचाओं की, और मैंने आपसे मंडल की और सब चीज़ों की बात की थी, है ना? तो अभी जब बात हो रही है तो इसके जो 10 इसके मंडल थे, ठीक है? अब 10 मंडल में से जो इसका 9th मंडल था, 9th मंडल में मंडल जो था उसमें पुरुषा सूक्त करके एक है जिसके अंदर ये वर्ण सिस्टम की चर्चा की गई है, ठीक है? तो ये आपको क्लियर हो गया।
पुरुषा सूक्त करके है 9वें मंडल में ऋग्वेद के, जहाँ पे वर्ण सिस्टम की डिस्कशन या बातचीत हुई है। अब इसका किस तरह का वर्ण सिस्टम था उस टाइम पे ऋग्वेद में, वो बहुत अलग था बाकी सारे जो वेद हैं जो आप पढ़ेंगे जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें, और ऋग्वेद के समय पे बहुत चीज़ें अंतर था। ठीक है, तो वैदिक पीरियड को जब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, तो आप समझेंगे कि वैदिक पीरियड को दो में डिवाइड किया गया था, एक ऋग्वेदा का पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। क्यों डिवाइड किया गया था? क्योंकि ऋग्वेद के समय पे धर्म जो था बहुत सरल था, कोई जटिलता नहीं थी उस धर्म में, बहुत ही जिसको आप कहते हैं पैस्टोरल सेटिंग थी। और एक और चीज़ थी ऋग्वेद के समय में कि आप वर्ण सिस्टम जो था वो जन्म पे बेस्ड नहीं था, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि वो कर्म पे बेस्ड था। तो ये फ़र्क है। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं, अगेन अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे लिटरेचर की जिसमें बात होती है गायत्री मंत्र की। ठीक है, गायत्री मंत्र जो कि आपको मालूम है कि सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, गायत्री मंत्र तो सुना होगा सबने, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो यो प्रचोदया। ये तो मतलब सभी को पता होगा, अगर हिंदू धर्म में ज़्यादातर सब लोग अगर जानते होंगे, या नॉन हिंदूज भी जो हैं वो भी जानते हैं गायत्री मंत्र तो, राइट। तो आई एम टेलिंग यू कि ये गायत्री मंत्र काहे से लिया गया था, ये हमने डिस्कशन किया था, ये मैंने आपको बताया भी था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है हिंदू धर्म का वो कौन से वेद से लिया गया है, और इसका जवाब है ऋग्वेद। ठीक है, तो ये जवाब आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन चलते हैं तीसरे पे, आयुर्वेदा हैज़ इट्स ओरिजिन इन, अगेन मैं फिर आपसे वही कहूँगी कि ये बात ये जो है हमने इसको डिस्कशन किया था, हमने इस पर बात की थी कि आयुर्वेद की, योग की, आप ब्लैक एंड वाइट मैजिक जो सब कुछ है वो इस वेद के बाद या इस वेद से प्रारंभ होता है या इस वेद काल में शुरू होता है। आप समझ गए होंगे, बात हो रही है अथर्ववेद की, जो कि चौथा वेद माना जाता है। ठीक है, यहाँ से माना जाता है, ये जो है आयुर्वेदा से। आप क्या आप जानते हैं, आप तीन एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस करने की हम बात करते हैं। आपको मालूम है एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल, जिसको आप कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिनल, जो हमारे यहाँ का जो आप फिलॉसफी मानते हैं आप उसको कह सकते हैं। स्कूल ऑफ मेडिसिन आप मानते हैं, ऑल्टरनेटिव स्कूल ऑफ मेडिसिन मानते हैं, जिसमें आपके तीन जो दोष होते हैं उनके बीच में कहा जाता है जितनी भी बीमारियाँ शरीर में होती हैं वो तीन जो एलिमेंट्स हैं अगर उनके बीच में तालमेल ना हो तो होती हैं, या किसी न किसी दोष की वजह से होती है ना। तो आपको मालूम है किस वजह से होती है, या तो आप कहते हैं पित्त दोष है या कफ दोष है, सुना होगा आपने है ना। जो भी बीमारियां होती हैं मानव शरीर में, वो माना जाता है कि तीन एलिमेंट्स अगर जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाएं, उनमें डिसबैलेंस हो तो ही होता है। और कौन कौन से हैं, पित्त, वात और कफ, इनमें से जो भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है डिसबैलेंस, तो उस एरिया में या उस जो बॉडी पार्ट है उसमें इश्यूज होने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, अथर्ववेद की बात हो रही है। अब चौथी बात कर लेते हैं, कौन सी वो नदी है जिसका ऋग्वेद में कोई भी संबोधन जिक्र नहीं है। ऋग्वेद के समय पे जो कि हम बात कर रहे हैं अर्लियर वैदिक टाइम की, शुरुआती जो ऋग्वेद का जो टाइम है, जब हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, ये चीज़ और भी आपको क्लियर हो जाएगी जब हम आगे जाके पढ़ाई करने वाले हैं, जब हम पूरा वैदिक पीरियड पढ़ेंगे उस पर। अभी आप ये समझ लीजिए कि वो कौन सी नदी है जिसके बारे में बात नहीं होती है, तो वो बात है नर्मदा की। ठीक है, सिंधु की जो बात है वो की जाती है, गंगा की जो बात है वो भी होती है। हालांकि उस ज़माने में अगर आप देखते हैं तो गंगा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी नहीं थी। ये आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि वेदों में या सबसे अगर आप होलीनेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है द होली गंगा, पर उनके लिए अगर आप बात करते हैं तो गंगा सबसे ज़्यादा फेमस नदी नहीं थी। और कौन सी थी उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ऋग्वेद में नाम नहीं आता किसका, नर्मदा का। ठीक है, बाद में बात करते हैं, नेम द ट्राइब विच डज नॉट बिलोंग टू द पंचना ऑफ ऋग्वेद आर्यंस। वो कौन सी ट्राइब है जो पंचना की बात होती है या आर्यंस की बात होती है। आपको मालूम है वैदिक पीरियड जो है वो आर्यंस से जोड़ा जाता है या आर्यंस के द्वारा स्थापित माना जाता है। ठीक है, वैदिक पीरियड की बात हो रही है, वेदों की बात नहीं हो रही है ना, वेदों की बात हो रही है। वेदों को तो अपुरुषीय कहा जाता है कि किसी पुरुष ने उनका को नहीं लिखा या किसी पुरुष ने उनको नहीं, पुरुषों द्वारा रचित नहीं है। वो उनका कंपाइलेशन जो था वेद व्यास ने किया था वो बात अलग है, लेकिन वो अपुरुषीय कहलाते ही इस वजह से हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ने उनको लिखा नहीं था। अभी बात हो रही है, अभी मैं बात करने वाली हूँ उस ट्राइब की
जिसकी बात हो रही है, जो बिलोंग नहीं करते पंचना ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस, जो पीरियड की बात हो रही है वैदिक पीरियड की, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। तो उनमें से कौन है, उसमें से बात होती है किकत की, ठीक है, किकत जो है वो नहीं है। यदु तो आपको मालूम है, यदुवंशियों की बात हो रही है, पुरुवंशियों की बात होगी, तुर्वसा की बात होती है। आपने ये नाम सुने भी होंगे, नहीं सुने तो अगेन हम वैदिक पीरियड जैसे जैसे डिस्कस करेंगे तो आपको ये नाम क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो किकत जो है वो इसमें नहीं आते हैं। अब बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बेसिक यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी। अब वैदिक सोसाइटी की जब मैं बात करने वाली हूँ तो ये बात अभी वैदिक पीरियड के बाद अगर मैं आपसे करती तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर होता, लेकिन अभी भी आप समझेंगे कि इसमें बात हो रही है जब वैदिक जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं वैदिक सोसाइटी की, जब हम ऋग्वैदिक की बात करते हैं तो पैस्ट्रल सोसाइटी थी, ठीक है। तो उसमें किस तरह का था, सबसे पहला जो यूनिट था वो परिवार था। परिवार के ऊपर फिर उस पर अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, परिवार था, फिर कुल था, फिर उसके बाद विश्व आ जाता है, फिर उसके बाद जन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अभी जो शुरुआत मानी जाती है, जो सबसे पहला यूनिट माना जाता है वो कौन सा था, वो था परिवार, ठीक है। परिवार के ऊपर फिर बाकी सारी बहुत सारे जब परिवार मिल जाते हैं तो फिर कुछ और बनता है, फिर बहुत सारे कुल जो मिल जाते हैं तो विश्व बनता है। तो इस तरह से अलग से उसका पूरा वो डायमेंशन चलता है, वो हम अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। वो फिर वो जनपद तक चला जाएगा, फिर वो महाजनपद तक चला जाएगा, तो वो हम वैदिक पीरियड में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए द बेसिक फर्स्ट यूनिट जो माना जाता है वो परिवार माना जाता है, ठीक है। अब which of the following Vedic literature refers to sit near the feet of, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं जब मैंने आपको पढ़ाया ही था, जब मैंने शुरुआत की थी पढ़ाने की तभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लिटरेचर की जब बात करते हैं उनको वेदांत बोला जाता है। और ये उपनिषद हैं, उपनिषद मतलब जो आपके गुरु के समीप बैठ के अर्जित किया जाने वाला ज्ञान, या फिर गुरु के चरणों में बैठ के अर्जित किया जाने वाला ज्ञान जो है वो उपनिषद है, जिसको प्योर फिलॉसफी भी कहा जाता है। अब बात ये हो रही है कि बात हो रही है इन द फीट ऑफ, नियर द फीट ऑफ। नियर द फीट ऑफ क्यों कहा जाता है, बहुत सिंपल सी बात है कि पुराने जब हम टाइम बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है गुरुकुल वगैरह का समय था, है ना। जब आप गुरु की बात करते हैं तो गुरु की जो आप कह सकते हैं ना का जो स्थान था वो बहुत ऊपर था, राइट। आज के टाइम पे जैसा है, जितना एकदम भाईचारे वाली फीलिंग है वो नहीं थी। गुरु मतलब आप मान लीजिए एकदम ईश्वर तुल्य हुआ करते थे गुरु उस ज़माने में, ठीक है। तो क्या होता था कि जो भी शिक्षा ग्रहण होती थी उसमें गुरु के समीप बैठ के नहीं होती थी, एक लेवल पे बैठ के नहीं होती थी, वो हाई पेडिस्टल पे होते थे और बाकी जितने भी उनके अनुयायी होते थे या उनसे जो शिक्षा ग्रहण करते थे वो क्या करते थे, उनसे नीचे बैठते थे और उनके चरणों के पास बैठ के उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि वो देने वाले थे, है ना। उनका हाथ ऊपर था, वो देने वाले थे और बाकी जो थे वो लेने वाले थे नीचे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरु के चरणों में बैठ के अर्जित किया जाने वाला ज्ञान जो है वो किस में आता है, वो आता है उपनिषद में, ठीक है। अब वेदांग और वेदांत में क्या अंतर है ये आप जानते हैं। वेदांग हमने बात की थी द wings or the parts of the Vedanta of the Vedas, है ना, the part of the Vedas जिसमें हमने बात की थी, जिसमें हमने निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष, इन सब की बात की थी। और वेदांत means the end of Vedas, जिनका दूसरा नाम है उपनिषद, ठीक है ना। अब which sage scholar had recast the original single Veda into 4 distinct Vedas? कौन से वो स्कॉलर थे या कौन से वो सेज थे जिन्होंने रिकास्ट किया ओरिजिनल एक सिंगल वेद जो था, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि वेदों को क्या बोला जाता है, अपुरुषीय कहा जाता है या संहिता कहा जाता है, ठीक है। अपुरुषीय या संहिता कहा जाता है, अपुरुषीय या संहिता, है ना, ये नाम है वेदों के। अपुरुषीय का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं हो जो, ठीक है। अब इसमें बात क्या हो रही है कि वो कौन से ऐसे सेज थे, साधु थे, ऋषि थे जिन्होंने ये अलग अलग, जिसको आप कहते हैं वेदों को, जो एक वेद था उसको उन्होंने कंपाइलेशन का काम किया और उसको 4 अलग अलग वेदों में रिकास्ट किया, ओरिजिनल सिंगल वेदा को 4 में। नाम जो है आप बहुत क्लियरली हो गया आपको, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य,
क्या ये हैं? नहीं, आदि शंकराचार्य ने बाद में काम किया, पहले नहीं थे वो। पतंजलि आप जानते हैं योग, तो ये भी नहीं थे, राइट। तो ये दोनों नाम कट जाते हैं, ये दोनों नाम यहाँ कट जाते हैं। नाम किसका बचता है जो सबसे ऑब्वियस नाम लग रहा है? महर्षि वेद व्यास का। महर्षि वेद व्यास ने ये कार्य किया था। ही वॉज नोन एज द कोडर ऑफ द वेद और द कंपाइलर ऑफ द वेदास। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे ज्ञानी की, एक ऐसे ऋषि की जिनका बहुत नाम है। ठीक है, इनमें से आप बात करने वाले हैं उनकी जो कि जिन्होंने पहली किताब लिखी थी ज्योतिष के ऊपर। ठीक है, अब ज्योतिष हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था वेदांगों में। वेदांगों में जब हमने पढ़ा था और हमने डिस्कशन किया था कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, उसके बारे में यहाँ से डिस्कशन हुआ। और मैंने आपको बोला भी था कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ऐसे ऋषि मुनि थे जो बहुत जिनका नाम है, जिनको आज भी जाना जाता है। तो बात हुई थी जिसमें आपने यसु का नाम था, जिसमें पतंजलि का नाम था, वो तो आप जानते हैं। उसके अलावा पननी का नाम था लिंग्विस्टिक में, ये भी आप जानते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है जिनके नाम पे सप्त ऋषियों में से एक कहलाते हैं, और भृगु संहिता लिखी थी इन्होंने, जो कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पहली किताब मानी जाती है। और नाम आपको क्लियर हो गया होगा दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट भृगु। ठीक है, अब 10वां कर लेते हैं हम, विच वॉज फॉरबिडन इन ऋग्वैदिक सोसाइटी। इनमें से वो कौन सी चीज़ें थीं जो कि ऋग्वैदिक सोसाइटी में फॉरबिडन थीं? तो अगर हम बात करते हैं विडो मैरिज, पॉलीगमी या पर्दा सिस्टम जो है, पर्दा सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप ये समझते हैं चाइल्ड मैरिज, तो एक बात आपको मैं बता दूं कि अगेन जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो चीज़ आपको क्लियर होगी। लेकिन ऋग्वैदिक सोसाइटी में सोसाइटी बहुत सरल थी, बहुत एडवांस्ड थी। ठीक है, बहुत प्रिमिटिव थी लेकिन एडवांस्ड थी। तो उस टाइम पे जिस चीज़ पे आप कह सकते हैं कि रोक थी, ठीक है, रोक जिस पे थी वो थी चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज पे वहाँ पे कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड था, जिसको आप कहते हैं प्रोहिबिटेड था। और आगे जाके लेटर वैदिक में, और जिसको आप कहते हैं कि एक तरह से जटिलता आई सोसाइटी में, और सोसाइटी जो है उसका पतन जो है धीरे धीरे होना शुरू हुआ, जिसमें रिचुअल्स और कर्मकांड जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई तो वर्ण सिस्टम और डिवीजन और औरतों की और बच्चों की जो सिचुएशन थी, हालात थी, वो नीचे आने लगी। ऋग्वैदिक सोसाइटी में महिलाओं की जो स्टेटस था वो भी बहुत अच्छा था। ठीक है तो इसमें चाइल्ड मैरिज जो थी वो प्रोहिबिटेड थी। अब बात कर लेते हैं हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा, जब हम मंडलों की बात करते हैं या हिम्स की या ऋचाओं की बात करते हैं, या आप जिसकी हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किसको डिवोट की गई हैं या सबसे ज़्यादा किसको डेडिकेट की गई हैं, तो लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है। लोग कहते हैं कि या तो वो विष्णु थे या सूर्य से, कई लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, पर ना वो विष्णु थे ना सूर्य थे, वो थे इंद्रदेव। इंद्रदेव के नाम पे सबसे ज़्यादा, इंद्रदेव को संबोधित करते हुए सबसे ज़्यादा जो हैं ऋचाएं ऋग्वेद में लिखी गई हैं। और इसमें भी बात होती है, इंद्र को माना जाता है ऑफ द गॉड ऑफ रेन्स, थंडर एंड लाइटनिंग। ठीक है, और वो क्यों होगा वो भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि वैदिक सोसाइटी जैसी है, जैसे मैंने कहा कि ऋग्वेद में के टाइम पे पैस्ट्रल लाइफ थी, सेटल थी लेकिन पैस्ट्रल लाइफ थी। मैं नोमैटिक नहीं कहूँगी, पैस्ट्रल सेटअप था। तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा काहे पे निर्भर करती थी? नेचर पे। और नेचर पे भी सबसे ज़्यादा काहे पे निर्भर करती थी? बारिश, बरसात, पानी, ठंडा, उस पर तो सबसे ज़्यादा किसको आह्वान किया जाता था? इंद्रदेव का आह्वान किया जाता था। ठीक है, अब वैदिक लिटरेचर को क्या बोला जाता है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अपौरुषीय या श्रुति या संहिता। श्रुति ये जब मैंने आपसे डिस्कस किया था तब आपने बात की थी, और ये बात हो रही है कि श्रुति क्यों कहा जाता है? श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रोता है ना। पहले क्या होता था कि आप जब डिस्कशन करते थे, जब मैंने आपको ये बताया था तब ये डिस्कशन हुआ था कि वेद मतलब क्या, विद से आया था, वो वर्ड जो था विद से आया था, जिसका मतलब था नॉलेज। श्रुति मतलब क्या? सुन के अर्जित करने वाली नॉलेज। पहले क्या होता था? लिखा पढ़ा काम तो होता नहीं था। एक जो है जनरेशन दूसरे जनरेशन को बोल के सुनाती थी, और वो जो जनरेशन है उसको सुन के एसिमिलेट करती थी, एब्जॉर्ब करती थी। तो श्रोता से ये शब्द आया है श्रुति, तो इस वजह से इसको श्रोता, श्रोता मतलब क्या? ऑडियंस, राइट। तो ऑडियंस से ये शब्द आया है श्रुति, और श्रुति भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं
नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि योगा फिलॉसफी को वैदिक एज में प्रमोट करने वाले कौन थे, या जिसको आप कहते हैं कि एक तरह से वेदा में योगा का जो आप कह सकते हैं शुरुआत करने वाले कौन थे। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति हैं, ये वो ऋषि मुनि हैं जिनके बारे में अपन जानते हैं, मैं बात कर चुकी हूँ, अभी जस्ट हमने जिक्र किया है, तो आपको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज भी योग जो है वो बाबा रामदेव की वजह से आप इन्हीं के नाम से जोड़ते हैं, और बात हो रही है पतंजलि की। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न जो है अपना बात हो रही है एपिटमी ऑफ द इंडियन म्यूजिक इज कॉल्ड। किसमें कौन सा ऐसा वेद था जिस समय पे इंडियन म्यूजिक या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की शुरुआत हुई है। मैंने आपको बताया था जब बात हो रही थी उद्गाता की और रिचुअल्स की, कि वो जो भजन के तौर पे आरतियां जो हैं वो गा के जो भगवान की अर्चना होने लग गई थी, वो कौन से वेद के समय पे शुरुआत हुई थी, जिसके जो मेन पुरोहित थे वो कौन थे, उद्गाता थे, और वो गाते थे और बाकी लोग उनको उनके पीछे पीछे रिपीट करते थे। वो कौन सा था, मैंने आपको बताया था, वो बात हो रही है सामवेद की। ठीक है, वो बात हो रही है सामवेद की, ये बात हो रही है सामवेद की। ऑलराइट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्ड इन ऋग्वेद, इसमें से ऋग्वेद में कौन सा है। अगेन ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, जब मैंने सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था कि वर्ण सिस्टम किस में आया था, 9वें मंडल में। जब मैंने आपको ये बताया था तो हमने डिस्कस किया था कि वर्ण मंडल की सबसे पहले, वर्ण सिस्टम की सबसे पहले बात हुई थी 9वें मंडल में, काहे में, पुरुषोक्त में। तो ये जो है ये हमें वैसे ही समझ में आ गया कि पहला जो है आंसर वो ए है। नाउ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटी ऑफ ऋग्वेदा वाज, अगर मैं बात करती हूँ थंडर, थंडर किससे जानते हैं आप, थंडर रुद्र की अगर आप बात करते हैं, थंडर की आप बात करते हैं, या आप वरुण की बात करते हैं, या सूर्य की बात करते हैं, तो नाम आ रहा है वरुण का। वरुण मतलब पानी का देवता। इसके अलावा हु वॉज द फाउंडर ऑफ द वैदिक कल्चर, ये भी हम जानते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जब हमने डिस्कशन किया था आर्यंस का, तब हमने बात की थी वेदों की और हमने बात की थी वैदिक पीरियड की, और इस वजह से हम जानते हैं कि शुरुआत जो है वो आर्य या आर्यंस ने की थी। ठीक है, ये नाम है आर्य या आर्यंस। ऑलराइट, प्योर रेस या प्योर ट्राइब भी माने बोला जाता है इसको। अब आ जाते हैं 18वें पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से वो कौन से हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। मतलब ये हम बात कर रहे हैं वेदांगों की। वेदांगों में हम कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से करेक्टली मैच है, शिक्षा, फोनेटिक्स ऑफ साउंड्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कल्प रिचुअल या सेरेमनी, निरुक्त यानी एटमोलॉजी ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, या सारे के सारे ही करेक्ट हैं। बताइए, ये अपन ने पूरा डिस्कशन किया है तो आपको क्लियर होगा कि ये सारे ही करेक्ट हैं। राइट, इसमें ही हमने बात की थी लिंग्विस्टिक की और ज्योतिष की, और इसी में हमने बात की थी स्मृतियों की। अब बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर कंटेन्स डिटेल अबाउट द मीनिंग ऑफ वैदिक हिम्स, देयर एप्लीकेशन एंड देयर स्टोरीज ऑफ देयर ओरिजिन्स। अब इनमें से कौन सा वैदिक लिटरेचर ऐसा है जो काहे पे रोशनी डाल रहा है, जो का बात कर रहा है वैदिक लिटरेचर कंटेन्स डिटेल अबाउट द मीनिंग ऑफ द वैदिक हिम्स, कि वैदिक हिम्स का मतलब क्या होता है, उनकी एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, और उनकी स्टोरीज जो है वो कहाँ से आनी चाहिए। वेदांग है क्या, वो वेदांग नहीं होगा। उपनिषद क्या है, उपनिषद जो है वो वेदांत है, प्योर फिलॉसफी है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो निचोड़ है वेदों का वो है इसमें, तो वो भी नहीं होगा। अरण्यक है क्या, अरण्यक जो है अरण्यक भी नहीं होगा। अरण्यक आप जानते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड है। मैंने आपसे कहा था कि फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तब हमने अरण्यक की बात की थी, जो कि तप या फिलॉसफी की शुरुआत मानी जाती है धर्म में, तो वो है ब्राह्मणाज, या फिर जिनको बोला जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। और आप जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि उसके बारे में बात करते हैं, और जो ब्राह्मणों ने आसान शब्दों में लिखे थे ताकि लोग जो हैं जनमानस तक वो पहुंच जाए जा सके। और उसमें उन्होंने ओरिजिन ऑफ वेद की बात की थी, स्टोरी वेद की बात की थी, उसमें उन्होंने मिथ, हिम्स सब कुछ लिए थे, लेकिन आसान शब्दों का प्रयोग किया था, आसान भाषा का प्रयोग किया था। वेदों में जो भाषा ली गई है वो बहुत क्लेष्ट है, तो उससे आसानी से किया गया था, और हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बात हो रही है द सेरेमनीज ऑफ राजसूया या वचपेय आर मेंशन्ड इन विच टेक्स्ट। राजसूया या वचपेय, ये जो दो सेरेमनीज हैं
ये किस टेक्स्ट में या कौन से वेद में इसके बारे में जिक्र होता है या कहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं, वो है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में आपको जैसे मालूम है कि सेरेमनीज जो है रिचुअलिस्टिक धर्म की जो थी वो शुरुआत मानी जाती है, माना जाता है कि यहाँ से धर्म जो है थोड़ा सा कठिन होना या मुश्किल होना शुरू हो गया था। अब अपन आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज संहिता ऑफ द शुक्ल यजुर्वेद। ये मैंने जब आपको पढ़ाया था शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तब हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था और हमने बात की थी ब्लैक एंड वाइट की, राइट। तो अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन सी संहिता है जो उसकी है। अब इसमें आपको तैत्तिरीय और ऐत्रेय हमने डिस्कशन किया था, ऐत्रेय हमने ऋग्वेद में किया था। अब बात ये हो रही है कि इसका जो है वो वजसनेयी है संहिता, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नाउ Coming to the next one, regarding women in the Vedic period, which of the following are correct? इसमें से हमें बात करना है कि वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, लेटर वैदिक की बात नहीं कर रहे हैं, वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं। इसमें से कौन सी चीज़ें औरतों के बारे में सही मानी जाती हैं, ठीक है, कि वो पढ़ने उनको अलाउ किया जाता था, गुड पोजीशंस वो होल्ड करती थी सोसाइटी में, प्रैक्टिस पर्दा सिस्टम नहीं करती थी। पर्दा सिस्टम को पौर्दा भी लिखा जाता है, कहीं पर पौर्दा भी लिखा जाता है, पौर्दा भी लिखा जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। या दे अटेंडेड सभा एंड समिति। अब सभा एंड समिति क्या था? सभा एंड समिति जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो काफ़ी एडवांस थी वो। पेस्ट्रल सोसाइटी ज़रूर थी लेकिन एडवांस थी, और उसमें डेमोक्रेटिक सेटअप की एक जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से छाप आती थी सभा और समिति की। अब सभा समिति आप एक तरह से समझ सकते हैं कि दो हाउसेस जैसे अपन क्या भी होता है ना, लोकसभा राज्यसभा, एक में सारे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, एक एलीट क्लास उसके लिए होता है, वो वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब बात ये हो रही है कि उस ज़माने में जब मैंने कहा कि औरतों की स्थिति ऋग्वेद काल में बहुत अच्छी मानी जाती थी, उनको हर तरह के राइट्स थे, उनका स्टेटस बहुत अच्छा था, ये उस टाइम की बात हो रही है। तो क्या इसमें से जो बात हो रही है वो क्या करेक्ट है? क्या ये सारे स्टेटमेंट सही हैं? क्या ये बात हो रही है कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है? क्या केवल थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है या एक या दो है? अब देखा जाए तो फ्रैंकली इसमें अगर आप बात करते हैं तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर जो है वो फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब जब इसके बाद जो नेक्स्ट जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे औरतों की स्थिति में गिरावट आती है, लेकिन ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे वो बहुत अच्छी स्थिति में थी। अब बात हो रही है वेदांता दूसरा नाम किसका है, ये हम फिर से डिस्कशन कर चुके हैं। वेदांता मतलब वेदों का अंत, किसको बोला जाता है? प्योर फिलॉसफी, और बोला जाता है उपनिषद को, ठीक है, राइट। अब with whom is the यदु tribe mostly paired in the ऋग्वेदा? यदु आपने सुना होगा यदुवंशियों का, और यदुवंशी किसके साथ नाम जो है उनका जोड़ा जाता है, ये किस ट्राइब के साथ यदुवंशियों का नाम जो है साथ में लिया जाता है? वो है तुर्वासु, ठीक है। तुर्वासु जो ट्राइब है उसके साथ यदुवंशी का नाम जो है वो जोड़ा जाता है, तो आंसर हो गया ए। अब 25वीं अगर हम बात करते हैं, विच फेमस लेडी वाज फाउंड इन ऋग्वेदिक पीरियड, ये हमने जब उपनिषद की बात की थी तो आपको मालूम होगा कि मैंने बहुत सारे उपनिषद के बारे में आपसे बात की थी, जिसमें मैंने कठोपनिषद की बात की थी, जिसमें मुंडोक उपनिषद की बात की थी, चंदोग्य उपनिषद की बात की थी। उसी तरह मैंने एक और उपनिषद की बात की थी जहाँ मैंने बात की थी गार्गी के और यज्ञवल्क्य के जो आपस का जो अनुवाद था, जो आपस का जो संवाद था उसके बारे में, ठीक है। और वहाँ पे गार्गी जो नाम है आपने सुना, और बाद में ये बहुत ही लर्नड लेडी थी, और यज्ञवल्क जो थे एक प्रीस्ट थे, एक ऋषि थे जिनसे उनके संवाद होता है। आगे चल के वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं गार्गी पे, क्योंकि वो उन पर भारी पड़ने लगती हैं उस संवाद में, कि वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और ये जो सर फोड़ दूंगा ना, ये जो संवाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हमें समझ में आता है कि शुरुआत में तो ऋग्वेदा में जो औरतों की स्थिति थी वो बहुत बेहतर थी, कि वो आप ऋषि से बाकायदा डिबेट कर सकती थी वो, राइट, वो इतनी अच्छी स्थिति में थी। लेकिन धीरे धीरे वो स्तर गिरते गिरते इतना हो गया था कि उन्होंने ये बोल दिया कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, राइट। तो ये एक अपने आप में एक आप कह सकते हैं एक डिस्क्रिप्टिव बात थी, जो कि आप एक कह सकते हैं एक तरह की आपको जैसे आपने अंग्रेजी में मेटाफर सिमिली पढ़ा होगा ना, तो काइंड ऑफ मेटाफोरिक था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नाम पता चल गया कि हम बात करने वाले हैं गार्गी की। अब बात करते हैं कौन प्रपाउंडर थे जिसने थ्योरी दी ऋग्वेदिक आर्यंस की और हड़प्पन की, माइट हैव बीन द सेम पीपल। अब जब हम बात करते हैं इन दोनों चीज़ों की, तो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आती है, तो आपको एक चीज़ मालूम है कि ये स्थापित हो चुका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में स्थापित हो चुका है, जो चीज़ें निकली हैं आर्काइव में उसमें पता चल गया है। हिस्टोरियंस ने दुनिया भर के इस बात को मान ली है कि सबसे पुरानी जो सभ्यता मानी जाती है सिविलाइजेशन, वो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन माना जाता है या इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है।
ठीक है, ये बात स्थापित हो गई है। तो उसमें कहा जाता है कि उसकी जो डिमिनिश होती है या नीचे आता है या विलुप्त होती है, या आप कह सकते हैं कि जिसको कहते हैं ना पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन जो होता है अर्बन उसका सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसके बहुत सारे हाइपोथेसिस है। उसमें एक हाइपोथेसिस ये है कि भाई बाहर का आक्रमण होता है, इन्वेडर्स आ जाते हैं। एक उसका ये है कि भाई इंडस के कोर्स में जो है वो चेंज परिवर्तन होता है जिसके कारण पूरी सभ्यता जो है विलुप्त हो जाती है। एक उसका ये है कि कहीं और इस्टेब्लिश हो जाते हैं, वो जाके ड्रॉट आते हैं। बहुत सारे उसके अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये कहा जाता है, और आर्यंस जो है कहा जाता है उसके बाद आए, राइट, ठीक है। लेकिन एक हिस्टोरियन जो है, ये सारे बड़े फेमस हिस्टोरियन हैं, एक हिस्टोरियन ऐसे भी हैं जिन्होंने ये थ्योरी प्रपाउंड की कि भाई बेसिकली आर्यंस और हड़प्पा के जो लोग थे वो एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। वो ऐसा नहीं हुआ कि सभ्यता ख़त्म हुई उसके बाद आर्यंस आए, वो एक ही हैं। और वो बोलने वाले थे बीबी ला। अब हम बात कर लेते हैं 27वें प्रश्न पे आ जाते हैं, और हम बात करने वाले हैं कि एक शब्द है जन, वो ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि जब आप सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वैदिक पीरियड में, जिसमें आप कहते हैं परिवार आ गया, फिर कुल आ गया, फिर विश्व आ गया, फिर आप बात कर लेते हैं जन की, फिर आप जनपद की बात करेंगे, फिर आप महाजनपद की बात करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है जन, वो कितनी बार आई है ऋग्वेद में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उस टाइम पीरियड का, वो जो वैदिक पीरियड है उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिलती है। तो वो टर्मिनोलॉजी जो है वो 275 बार आई है, उसमें 275 बार आई है। तो आंसर इज ए, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अनदर वन। अब मैं बात कर रही हूँ ब्राह्मण ग्रंथ की। मैंने जैसे आपसे कहा कि हर वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो ब्राह्मण ग्रंथ किसके साथ मैच नहीं कर रहे, उसकी बात हो रही है। अब आप वेदों के अगर यहाँ पे नाम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऋग्वेद नहीं है, यजुर्वेद लिखा है, सामवेद लिखा है, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद आ जाता है। तो क्या कौन सा ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जो मैच नहीं कर रहा सही? अब इसका आंसर ये है कि ऐत्रेय, अगर आप देखेंगे तो ऐत्रेय जो है ये बेसिकली ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तो जाहिर सी बात है कि यजुर्वेद का नहीं है, यजुर्वेद का नहीं है तो आंसर ए हो गया, ठीक है। तो आंसर ए है आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा है जो वैदिक लिटरेचर रेफर करता है पार्ट ऑफ द वेदास। मतलब इसमें से अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूंगी तो आपको वैसे ही मतलब समझ में आ जाएगा जब मैं ये बात कर रही हूँ कि वेदों के अंग कौन से हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पढ़ के समझ में आ रहा है कि वेदों के अंग बात हो रही है, तो बात हो रही है वेदांग की, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 30th वन। रिचुअलिस्टिक परसेप्ट इन हिम्स ऑफ वेदास रेफर टू। रिचुअलिस्टिक परसेप्ट मतलब कर्म कांड, ये जो परसेप्ट है ये वैदिक हिम्स में किसको रेफर करते थे, कि कौन लोग थे जो ये काम करते थे, वो ब्राह्मण थे। तो वर्ण में कौन थे, ब्राह्मण। बाद में क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो थे वो अलग थे, और वर्ण सिस्टम जो है वो ऋग्वेद के समय आ गया था, लेकिन तब कर्म पे बेस था, बाद में ये जन्म पे हो गया, ठीक है। अब बात आ रही है दिस वैदिक गॉड वाज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट एंड वाज द वॉर गॉड। सबसे अहम गॉड माने जाते हैं ये, क्योंकि ये ब्रेकर ऑफ द फोर्ट बोले जाते हैं और वॉर ऑफ गॉड बोला जाते हैं, और इसी वजह से इनके ऊपर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है ऋग्वेद में बोली गई हैं। सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा इनको आह्वान किया गया है, और आह्वान करने की एक और वजह ये थी कि ये गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर भी कहलाते हैं। और बात हो रही है किसकी, इंद्र की, जी। अब 32 पे आ जाते हैं। द फ्लड लेजेंड इन विच अ डिवाइन फिश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज रेस्क्यूइंग मनु अकर्स इन डिटेल्स इन। अगर हम बात करने वाले हैं अ फ्लड लेजेंड इन विच अ डिवाइन फिश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज रेस्क्यूइंग मनु अकर्स इन। मनु की बात आप कब कर रहे हैं, मनु नाम आपने सुना है। मनु, अगर आप अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम और डिस्कशन करने वाले हैं। मनु अपने आप में एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी जो है मनु के नाम पे समर्पित है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आगे चल के। फिलहाल हम बात कर लेते हैं फ्लड लेजेंड की, जिनके बारे में बात की जा रही है, डिवाइन फिश की, जिन्होंने रेस्क्यू किया मनु को। उनकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मणा में उनके बारे में लिखा गया है काफ़ी डिटेल में, और उस पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ है ये एक तरह का। Like the Vedic Aryans, the custom of sacrificial fire was also followed in the ancient. Vedic Aryans की बात जब हो रही है तो वैदिक आर्यन के समय पे आप ये बात कर सकते हैं कि वो सेम रिचुअल या वो सेम
काम जो था वो कहीं और भी कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें चल रही थी या कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशंस थी या कंटेम्प्रेरी जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, वहाँ पे इन्हीं चीज़ों में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो बड़ी क्लोज थी। अगर आप लैंग्वेज वाइज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें काफ़ी क्लोज थी, जिस वजह से ये बात हुई थी कि शायद आर्यंस जो थे, एंसेस्ट्रल जो हिस्ट्री है उनकी, इसके ऊपर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने बात भी की है, ठीक है, कि वो एक ही जगह से शायद आए थे या वॉट एवर, क्योंकि बहुत क्लोज एसोसिएशन देखा गया है लैंग्वेज में, कुछ टर्मिनोलॉजीज में जो कि सेम यूज़ हुई हैं। तो उसके बाद आप कह सकते हैं सेक्रीफिशियल फायर की जब बात की गई थी तो वो बात की गई थी ईरानियन लिटरेचर में भी बहुत कुछ जो था वो क्लोज मिलता हुआ था वैदिक आर्यंस के लिटरेचर से, और जिसमें सेक्रीफाइस की बात हो रही है। Which dynasty is indicated in विष्णु पुराण? विष्णु पुराण में कौन सी डायनेस्टी की बात हो रही है? ऑफ कोर्स मुगल या गुप्ता डायनेस्टी तो हो नहीं सकती, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बहुत ही पुरानी डायनेस्टी। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मौर्यन डायनेस्टी, द मौर्यन एम्पायर की बात हो रही है, उसकी बात कही जाती है विष्णु पुराण में। कहा जाता है कि डायनेस्टी इंडिकेटेड है, डायरेक्टली बात तो नहीं है, डायरेक्टली आप संबोधन नहीं है, लेकिन इंडिकेशन जो है वो पहचान में आता है। Which of the following Vedic literature contains details about the meaning of the Vedic hymns, their application and the stories of their origin? इसमें कौन सा ऐसा वैदिक लिटरेचर है जो कि डिस्कस करता है, बात करता है, काहे के ऊपर बात कर रहा है वो, कि कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं, कौन सी वैदिक हिम्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है, एप्लीकेशन के ऊपर और स्टोरीज के ऊपर? वो है ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मणास, ठीक है। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू देवकी पुत्र कृष्ण अकर्स इन, ये मैंने आपको बताया था जब देवकी पुत्र का जब हमने डिस्कशन किया था उपनिषद में, और मैंने आपसे कहा था कि एक उपनिषद है जिसमें देवकी पुत्र ये देवकी नंदन कृष्ण का जिक्र हुआ है, और वो है छंदोग्य उपनिषद। नाउ विच वॉज नॉट अमंग द 5 फेमस जन, इनमें से 5 फेमस जन जो कि एक्सप्लेन किए गए हैं ऋग्वेद के समय पे, वैदिक पीरियड में, वो कौन सा वन नहीं है, जन नहीं है? वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष जो है ये बाद में आया है, ये बाद में टर्मिनोलॉजी आई है, ठीक है। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निस्का वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ, निस्का कौन सी जगह पहनने वाला ऑर्नामेंट था? जैसे आप ये देख रहे हैं तो निस्का कहाँ पहना जाता था? निस्का पहना जाता था गले में, ठीक है। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ नेक पीस विच वॉज वॉर्न अराउंड द नेक एंड दैट वॉज नोन एज निस्का। ये बात हो रही है ऋग्वेद पीरियड की। Which of the following primarily deals with the construction of sacrificial altars? कौन सा ऐसा सूत्र है या ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें ये बात हुई है? कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें हमने ये चर्चा की है कि वो बात हो रही है सेक्रीफिशियल ऑल्टर्स की? सेक्रीफिशियल ऑल्टर्स से कौन सी चीज़ वो करती है, बात करती है? तो वो है सुलवा सूत्र, ठीक है। सुलवा सूत्र जो है वो बात करता है, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र नहीं है। इनकी अपनी अपनी अलग अलग जिसको आप कहते हैं कि इंपॉर्टेंस थी, अलग अलग चीज़ें थी जिससे वो डील करते हैं। सुलवा सूत्र जो है वो रिचुअल से या सेक्रीफाइसेस से बात करता है, जिसपे आहुति दी जाती है, उसके बारे में बात करता है। Now, the Vedic river Vitasta has been identified with, ये वैदिक लिटरेचर में जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है वो आगे जाके बहुत सारी शब्दावली जो है वो बदल जाती है ना। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आगे जाके उसमें फ़र्क आता है। जैसे जो शब्दों के जो आप बात करते हैं ना, आगे जाके आप पढ़ेंगे जब हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारे शहरों के, गाँव के, प्रांतों के, ग्रामों के, गाँव के, नदियों के नाम जो है वो आगे चल के कुछ और हो जाते हैं। तो उसकी बात हो रही है कि वितास्ता किसका नाम था? वितास्ता नाम था झेलम नदी का, ठीक है। झेलम नदी का जो नाम था उसको रेफर किया है वितास्ता के नाम से, ये बाद में जाके हिस्टोरियंस ने कहा। अब आ जाते हैं 41 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर इज द कलेक्शन ऑफ द सेक्रीफिशियल फॉर्मूला? ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। सेक्रीफिशियल फॉर्मूला जिसमें सेक्रीफाइसेस की बात हुई, बलिदान की, बलि की बात हुई, रिचुअल्स की बात हुई, और इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें आगे जाके बढ़ती गई, उसको हम कहते हैं, जिसमें और भी सारी चीज़ें जिसमें आप बात करते हैं ना, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, आयुर्वेदा, बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वेद के समय पे आई, और वो है अथर्ववेद। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द आर्यनक्स? आर्यनक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है?
written in forest for the hermit and student of the Vedas, initiated a change over from materialistic religion to the spiritual religion. Hence they formed a tradition that culminates in the Upanishads. Both A and B, neither A and B. आपको क्या समझ में आया था आर्यनक का? जब हमने आर्यनक की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि लोग जो हैं वो कर्म कांड से और जो भी चीज़ें उस टाइम पे वैदिक धर्म में हो रही थी अथर्ववेद के बाद, लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दुनियादारी मटीरियलिस्टिक दुनिया छोड़ के वो बाहर जाना चाहते थे। और वो कहाँ जाना चाहते थे? वो जंगलों में जाके तप करने लगे, वनों में जाके तप करने लगे। वहाँ से हमारी जिसको मेडिटेशन या फिलॉसफी की जो शुरुआत है वो मानी जाती है आर्यनक। आर्यनक का मतलब ही होता है फॉरेस्ट, वहाँ से बात हो रही है। और रिटन इन द हर्मिट्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द वेदास, और चेंज ओवर था मटीरियलिस्टिक रिलीजन से स्पिरिचुअल रिलीजन की तरफ से। तो दोनों ही बातें सही हैं, तो इसलिए आंसर है बोथ ए एंड बी। नाउ द स्टोरी ऑफ Sunhasesha, in which his father Ajigartha is stated to have sold him to हरीशचंद्र, ये कहाँ पे अकर होता है? ये हरीशचंद्र की जिक्र कहाँ पे होता है? ये एक होता है बेसिकली ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में या ऐतरेय ब्राह्मणा में, जो कि बात हम कर रहे हैं काहे की? ऋग्वेद की। ऋग्वेद में होता है, ऋग्वेद के उसमें होता है ब्राह्मण ग्रंथ में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंटली मैच्ड, इसमें से कौन सा जो है वो करेंटली मैच्ड है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसमें मैंने आपको कहा था कि ऋग्वेद का जो मुख्य प्रीस्ट हैं उनके बारे में बात हुई थी। उनको होत्रा या होत्री या होता भी बोलते थे, है ना? तो एक और टर्म इसका था होता, HOTA, होता भी बोलते थे उनको कई लोग। और फिर आपने बात की थी सामवेद की, जिसमें मैंने आपको कहा था कि उद्गात्री भी होता है या उद्गाता भी होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बात की थी? इसके बाद हमने एक और बात की थी, अर्धवर्यु की बात की थी हमने। उसके बाद हमने क्या बात की थी? एक पिप्लाद और शौनक की भी बात की थी। तो बात कौन सी है? इसमें से सही आंसर क्या है? सारे, इसमें से जितने भी दिए हुए हैं ये सारे सही हैं। ये मुख्य प्रीस्ट हैं इसके, ठीक है। दीज आर मेन प्रीस्ट्स। अब आते हैं 45 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदिक गॉड डिपिक्ट्स ऑन द एसोसिएशन विद द सन, इसमें से कौन से गॉड हैं जिनका एसोसिएशन जो है वो सूर्य के साथ है? सूर्य को अगर आपको पर्यायवाची मालूम है तो आपको ये आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। इनको बोला भी जाता है अश्विन, ठीक है। अब विद डिराइव फ्रॉम द वेदा रेफर्स टू, विद का मतलब क्या है? ये मैंने भी आपको पुरानी कुछ स्लाइड्स में बताया है। विद का मतलब होता है, क्या होता है? नॉलेज, ठीक है। 47 which among following is not a characteristic of ऋग्वेदिक आर्यंस, ऋग्वेदिक आर्यंस का कौन सा इनमें से जो आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहली चीज, they were acquainted with the use of iron, they were acquainted with the cow which formed the most important form of wealth, they were acquainted with the use of copper and the modern plowshare, they were acquainted with horses, chariot and the uses of bronze, they were acquainted with the use of आयरन, ठीक है। और इसके बाद ही लेटर वैदिक पीरियड में ये बदलाव आना शुरू होता है और यहाँ से जो चीज़ें हैं वो बदलना चालू होती हैं। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच का। नाउ Who was the arbiter between the man and God in the Rigvedic age? कौन आर्बिटर था? आर्बिटर मतलब जो बीच का, जिसको आप कहते हैं एक तरह से मीडिएटर भी कहा जा सकता है, था बिटवीन मैन एंड गॉड इन द ऋग्वेदिक एज। तो नाम आता है अश्विन्स का, ठीक है, अश्विन थे। अब इसकी बात हो रही है इन विच रीजन आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड, कौन सा ऐसा रीजन था जिसमें आर्यंस कहा जाता है सेंट्रल इंडिया में आए, वो सेंट्रल एशिया से आए, वो बहुत सारे इसमें हाइपोथेटिकल्स हैं, लेकिन कहा जाता है कि भारत में आके सबसे पहले जिस एरिया में वो सेटल हुए वो कौन सा एरिया कहलाता है? वो पंजाब का एरिया कहलाता है, ठीक है। सबसे पहला जो सेटलमेंट था वो आर्यंस का माना जाता है कि वो पंजाब से में सेटल हुए आकर। और ये आ गया हमारा आखिरी क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रीही। जैसे मैंने कहा ना, कुछ टर्मोलॉजीज जो हैं बहुत टिपिकल हैं जो कि ऋग्वेदिक पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में यूज़ हुई। तो उसमें से एक अनाज का जो नाम था वो ब्रीही था, जो कि बहुत ही स्टेपल था। अब बात ये हो रही है कि वो कौन सा अनाज था? वो अनाज था चावल, चावल को कहा जाता था ब्रीही। इसके साथ हम आ गए हैं एंड पे हमारे ऋग्वेदिक के एमसीक्यूज के, सॉरी ऋग्वेदिक नहीं, वैदिक लिटरेचर के एमसीक्यूज के। आई होप दिस ऑल मेड सेंस टू यू, आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी समझ में आए होंगे वो जब हम वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आई एम श्योर ये आपने पढ़ लिया है,
कहीं कोई अगर कन्फ्यूजन है तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com, आप उसको ओपन करेंगे। हमारे यहाँ क्लास फर्स्ट से लेके 12 से लेके NTSC से लेके ओलंपियाड से लेके CUET से लेके सब कुछ कवर होता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है CUET में। CUET में आप जाएंगे तो जो भी CUET के टॉपिक्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, जैसे बायो का चल रहा है, अकाउंट चल रहा है, इकोनॉमिक्स बिजनेस चल रहा है, बिजनेस स्टडीज़ चल रहा है और GK चल रहा है, आप इसको खोलेंगे तो आपको सारे जो भी हमारे वीडियोस हैं, जो भी अपडेशन है, जो भी चीज़ें हमारी आ रही हैं वो सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज मिलेंगी आपको। मेरे ही जैसे, सिर्फ मेरी नहीं, आपको सभी की अरेंज मिलेंगी, ठीक है। आपको खोलना है, इस तरह का वीडियो ओपन होगा, जो भी पार्ट आप उसका समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं और फिर आप उसमें चाहें तो आप उसमें जो भी आप समझना चाहते हैं आप रोक के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट द पॉइंट इज दैट यू गॉट टू बी वेरी क्लियर विद द आइडिया कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। यही चीज़ हमारे YouTube पे भी होगी। जो भी आपको कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप नीचे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट आई विल रिप्लाई टू यू एंड ऑल द अपडेट जो है बाकी वो फेसबुक पे और इंस्टा पे भी आपको हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ आपको व्हाट यू नीड टू डू इज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो यू गॉट टू स्टडी हार्ड, क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं 50 क्वेश्चन, इसके अलावा भी हमने पूरा वैदिक लिटरेचर कंप्लीट किया था। प्लीज़ गो थ्रू दोज वैदिक लिटरेचर का पूरा आप एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस पर आइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और बाकी वैदिक पीरियड का जो हम करने वाले हैं आगे चल के, जो वीडियो हम उस पर करने वाले हैं तो उसको भी पढ़ लेंगे तो पूरा वैदिक एरा जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑन दिस नोट आई होप यू पीपल हैड अ गुड टाइम एंड यू पीपल आर स्टडिंग वेरी हार्ड बिकॉज एग्जाम जो है ऑलमोस्ट सर पे आ गया है, राइट। सो आई होप दैट वी कैन हैव अ स्विफ्ट, जिसको बोलते हैं ना, सेल थ्रू द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड वी कैन मेक थ्रू द एग्जाम। सो बाय देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी वेरी हार्ड। थैंक यू वेरी मच।